हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बीए सेकंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस। और इसमें हम पेपर देख रहे हैं फर्स्ट पेपर में भी आपको बता देता हूं कि हम आज पढ़ेंगे अमेरिका की संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत। यानी आपको बताया ना, जब बार बार आपने देखा होगा, मतलब सुना होगा कि न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति कहाँ से ली गई है, तो वो अमेरिका से। तो मतलब आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखेंगे, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अमेरिका की न्याय व्यवस्था कैसी है उसको हम यहाँ पे डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मैं आपको शुरू से बता देता हूँ कि अमेरिका में जो ये न्यायपालिका की जो व्यवस्था की गई है, इसका जो प्रमुख आधार है वो संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था होने की वजह से ये न्यायपालिका काफ़ी विस्तृत और व्यापक है। दूसरा, यहाँ पे ये जो संघीय न्यायपालिका की अगर बात करें तो इसको एक महत्वपूर्ण काम ये भी दिया गया है कि जो विवाद होते हैं, संघीय न्यायपालिका उन विवादों का समाधान करती है। समाधान का मतलब ये है कि राज्यों के बीच भी हो सकते हैं विवाद, या संविधान की रक्षा को लेकर भी हो। तो ये जो महत्वपूर्ण काम है वह इनकी न्याय व्यवस्था को दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इस एक ही वीडियो में सभी डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो भी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जो यहाँ पे नोट करूँगा आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे समय है और समय जब ये है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो नोट कर लीजिए, समय के साथ चलिए। क्योंकि परिस्थितियाँ का एक मतलब कैसी भी हो जाए, किसी भी तरह का मोड़ आ जाए, लेकिन अगर आपने समय के अकॉर्डिंग चलना शुरू किया है, समय के साथ चलना शुरू किया है, तो आप बिल्कुल बेझिझक जो आपका उद्देश्य, जो मुकाम है, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम देख के चलेंगे। और हम बता देते हैं कि अमेरिका की जो संघीय न्यायपालिका है वो 3 स्तर की है। कैसी है? 3 स्तर की है, लेकिन इसमें जो 2 महत्वपूर्ण स्तर है वो मैं बता देता हूँ। यानी कहने का सिंपल सा थॉट है, क्योंकि जैसे आपको पता हो, भारत के अंदर न्याय व्यवस्था है वो स्वतंत्र है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एडिशनल कोर्ट, इस तरह की व्यवस्था चलती है। लेकिन भारत में न्याय व्यवस्था एक ही करते हैं। क्या है? एक ही करते हैं। अब यहाँ पे अमेरिका की न्याय की हम बात करें तो अमेरिका की न्यायपालिका है, यानी अमेरिका की जो न्याय व्यवस्था है वो 2 प्रकार की है। मोटे तौर पे 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं। अब 2 प्रकार के न्यायालय कैसे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। दो प्रकार के न्यायालय हैं, ठीक है ना। अपने यहाँ पे भारत में एक न्याय व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में इतना अलग डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है, न्याय व्यवस्था एक ही करते हैं। लेकिन अमेरिका में न्याय व्यवस्था यानी न्यायपालिका भी 2 तरह की होती है। 2 तरह के न्यायालय है, कहने का मतलब है 2 साइड इसको देखने को मिलेगा आपको। तो पहला मैं आपका बता देता हूँ, एक जो न्यायालय होते हैं वो व्यवस्थापक न्यायालय। क्या होते हैं? व्यवस्थापक न्यायालय, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको? ओके। दूसरा मैं आपको बताऊं तो दूसरा जो न्यायालय है वो संवैधानिक न्यायालय। अब इन दोनों में काफ़ी चीज़ हैं जो आपको समझने में और दोनों को अलग अलग समझने में काफ़ी सहयोग करेगी। क्योंकि अमेरिका में जो न्यायालय हैं वो 2 प्रकार के हैं, और एक तो है व्यवस्थापक न्यायालय, दूसरा है संवैधानिक न्यायालय। जैसा नाम है वैसा ही इनका काम भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं तो व्यवस्थापक न्यायालय के बारे में खुद उनके संविधान की जो धारा है, संविधान की धारा 3, यानी अनुच्छेद कह दीजिए, धारा कह दीजिए, ठीक है ना। संविधान की धारा 3 के अंतर्गत व्यवस्थापक न्यायालय के बारे में कहा गया है। इसमें यह कहा गया कि व्यवस्थापक न्यायालय वे न्यायालय जिसकी स्थापना संविधान की धारा 3 के अधीन नहीं, वरन कांग्रेस के द्वारा अपनी विधि निर्माण की शक्ति के अंतर्गत न्यायालय की शक्ति का प्रयोग नहीं करती, वरन उसका कार्य है कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों का क्रियान्वयन करना। ओके, तो ये हम बात करेंगे यहाँ पे। मैंने यहाँ पे नोट करा है, लेकिन आपको बता देता हूँ मैं शब्दों को बदल के। ये कहना चाहूँगा कि धारा 3 के अंतर्गत संवैधानिक न्यायालय के बारे में कहा गया, व्यवस्थापक न्यायालय के बारे में नहीं कहा गया। व्यवस्थापक न्यायालय है क्या काम क्या करेगा, तो उसको हम यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं कि यहाँ की जो संसद है जिसको कहते हैं कांग्रेस, क्या कहते हैं? कांग्रेस। तो कांग्रेस के बारे में आपको बता देता हूँ। कांग्रेस जो भी कानून व्यवस्था बनाती है, जो भी
नियम वगैरह बनाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं, तो कांग्रेस के द्वारा बनाए कानून, लागू किए गए कानून जिसको लेकर कोई विवाद होता है तो उन विवादों की सुनवाई है वह होती है व्यवस्थापक न्यायालय में। सिंपल सा, क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। व्यवस्थापक न्यायालय कांग्रेस के अंतर्गत ही है, यानी संसद जैसे मान लीजिए, तो उसके अंडर में ही होते हैं सब काम धाम, देख रेख, न्यायिक व्यवस्था वगैरह सब कांग्रेस के अंडर में चलती है। तो इस तरह से हम मान लेते हैं तो ये कांग्रेस का एक सदन की तरह है, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये खुद कांग्रेस का सदन है। अगर आप चाहें इसको नोट करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों के क्रियान्वयन में प्रशासन की सहायता, कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों के क्रियान्वयन में प्रशासन की सहायता करना, तो यहां से क्लियर हो गया। व्यवस्थापक न्यायालय है वह कांग्रेस के अंतर्गत ही होते हैं और इसका काम क्या है कि कांग्रेस के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो लागू किए जाते हैं, इसको लेकर सरकार और जनता के मध्य क्या मतभेद है, क्या विवाद है, उसका निपटारा व्यवस्थापक न्यायालय करता है। इसको लेकर मैं चीज़ें इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल रूप में मान लीजिए कि कांग्रेस की पहली धारा की 8वीं उपधारा के अंतर्गत कहा गया है कि कांग्रेस को विविध प्रकार के कर लगाने और वसूल करने का अधिकार है। इस संबंध में कांग्रेस द्वारा निर्मित कानून पर अगर विवाद खड़ा हो जाए, क्या खड़ा हो जाए? विवाद, ठीक है, तो इस संबंध में उनका निर्णय करने के लिए कांग्रेस ने 9 न्यायाधीशों की एक न्यायालय की स्थापना की है, ठीक है, जिसको संयुक्त राज्य का कस्टम न्यायालय भी कहा जाता है, जो इस कस्टम से संबंधित विवादों का निपटारा करता है और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सार्वजनिक धन, कर वसूली को लेकर काम धाम इसके पास होता है। तो इस तरह से व्यवस्थापक न्यायालय आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी और आगे बढ़ेंगे क्या कि डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आगे देखें तो सिंपल से आपको बता देते हैं कि जो संवैधानिक न्यायालय होते हैं ये संविधान के रक्षक होते हैं। संविधान के संरक्षक होते हैं, ठीक है। दूसरा, इनको हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया होती है। इनको हटाने के लिए, किसके लिए? हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया होती है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा हटाया जाता है, जैसे कि नॉर्मली एक व्यक्ति को कैसे अपने पद से हटाते हैं वैसे ही, ठीक है। इसके अलावा मैं और अंतर में समझाऊं तो ध्यान रखें, व्यवस्थापक न्यायालयों के न्यायाधीश को प्रशासन द्वारा बिना अभियोग के ही पदच्युत किया जाता है। यानी यहाँ पे मान लीजिए पदच्युत की जरूरत ही नहीं है, महाभियोग लाने की जरूरत ही नहीं है। इधर संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों में सदव्यवहार परंतु कांग्रेस द्वारा न्यायपित, यानी फिक्स बात करें तो इनका कोई कार्यकाल स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन इनका जो कार्यकाल होता है वह कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर है। किसकी इच्छा पर? कांग्रेस की इच्छा पर, क्योंकि जो संवैधानिक न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वह जीवन पर्यंत रहते हैं। जीवन पर्यंत का मतलब मैं आपको समझा दूं, जैसे एक न्यायाधीश है जो अपने संवैधानिक न्यायालय के अंदर काम करते हुए 10 साल का हो गया और उम्र हो गई 70 साल, 10 साल काम किया और उम्र हो गई 70 साल, तो उसको एक ये परंपरा बन गई है कि वो अपनी स्वेच्छा से अपना पद त्याग सकता है, लेकिन उसको हटाया नहीं जा सकता। इस तरह से अगर वो स्वेच्छा से पद त्याग करता है तो जीवन पर्यंत तक उसे वो पूरी सैलरी मिलती है, पेंशन नहीं सैलरी, ठीक है। ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा दोनों के बीच में, क्लियर है। अब हम स्पेशली यहाँ पे बात करेंगे संवैधानिक न्यायालय को लेकर, क्योंकि इसके बारे में बात अपने हो गई है। अब जनरली हम बात करते हैं कि जो न्याय व्यवस्था है
व अलग अलग स्तर हैं इनके। तो हम बात करेंगे संवैधानिक न्यायालय के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? संवैधानिक न्यायालय के बारे में। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल नो डाउट। तो अब हम यहाँ पे संवैधानिक न्यायालय के बारे में बात करेंगे। संवैधानिक न्यायालय, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि संवैधानिक न्यायालय के बारे में जो व्यवस्था की गई है उसके लिए संविधान, इनकी जो संविधान है उसकी धारा 3 है। कौन सी धारा? धारा 3 के अंदर वर्णन किया गया है संवैधानिक न्यायालय के अंतर्गत। और इसके अंदर मैं आपको बताऊँ संघीय न्यायालय का ये ढांचा जो है यानी लेवल त्रिस्तरीय लेवल है। कितना लेवल है इसका जो है वो त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय ढांचा है। जैसे अपने भारत की बात करें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय, ठीक है ना, इसी तरह यहाँ पे हम बात करेंगे। तो 3 स्तर को हम यहाँ पे बारी बारी से समझते हैं, बारी बारी से समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो आता है त्रिस्तरीय में, सबसे पहला है जिला न्यायालय। क्या है? जिला न्यायालय, समझ में आ जाएगा। फिर है संघीय न्यायालय। क्या है? संघीय न्यायालय। और फिर है संवैधानिक न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, जैसे अपने दिल्ली का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है। ओके, ये बात क्लियर है आपको? यहाँ पे तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो हम पढ़ रहे हैं वो नीट एंड क्लीन पढ़ रहे हैं, तो नीट एंड क्लीन भी आपको याद होना चाहिए। अब हम सिंपल सी बात करें तो जिला न्यायालय है वह अमेरिकी न्याय व्यवस्था का सबसे निम्न स्तर का न्यायालय है, तीसरे लेवल का न्यायालय है, ठीक है ना। इस तरह से जो टॉप लेवल है वो सर्वोच्च न्यायालय हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे बात करें तो हर जिले में एक न्यायालय होता है। जिला न्यायालय मतलब हर जिले में न्यायालय होता है। तो इस तरह से अमेरिका के अंतर्गत इस तरह के कितने न्यायालय हैं? 88। जहाँ तक बुक की अपडेट की बात करूँ 88 न्यायालय हैं। तो 88 न्यायालय जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें सिंपल सी बात ध्यान में रखना है, जिले के अंतर्गत जो कानूनी व्यवस्था है उसको लेकर अगर विवाद खड़ा हो जाए, क्या विवाद, तो उसकी सुनवाई जिला स्तर पर की जाती है। सबसे पहले कहाँ की जाएगी? जिला स्तर पर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जिला न्यायालय के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या उस क्षेत्र में न्यायिक कार्य को देखकर की जाती है। यानी न्यायाधीश कितने होंगे? 1 से लेकर 16 के बीच न्यायाधीशों की संख्या। न्यायाधीशों की संख्या 1 से लेकर 16 होती है। यानी जिला अगर बड़ा है तो न्यायालय में न्यायाधीश भी ज़्यादा होंगे। छोटा जिला है तो वहाँ पे न्यायाधीश 1 या 2 से काम चल जाता है। तो इस तरह से आपको ये समझना है। अब यहाँ पे हम बात करें कि इनका काम क्या है, यानी इनका क्षेत्राधिकार क्या है, ठीक है ना। क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार में ध्यान रखना, क्योंकि हर एक का अलग अलग एक काम करने का सिस्टम और ढंग है, व्यवस्था है, तभी वही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप। तो बता देते हैं जिला न्यायालय को केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। कैसा? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हो। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में होता क्या है वो समझिए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको बता देते हैं कि अपील सुनने का अधिकार नहीं है। इस न्यायालय को अपील सुनने का अधिकार नहीं है। अपील नहीं, क्यों? क्योंकि सबसे नीचे स्तर का न्यायालय है, यहाँ पे अपील थोड़ी सुनी जाएगी। यहाँ के असंतुष्ट न्याय पाने वाले व्यक्ति अच्छा न्याय पाने के लिए अपील आगे वाले न्यायालय में करते हैं। तो यहाँ पे अपील नहीं सुनी जाती है, यहाँ पे सीधा विवाद पर विचार विमर्श होता है। यानी कहने का मतलब आपको सीधा बताऊँ तो संघीय कानून से संबंधित दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमे यहाँ पे पेश होते हैं। दीवानी और फौजदारी के मुकदमे की सुनवाई। समझ में आया? क्लियर है? तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब एक आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि न्यायाधीशों की योग्यता क्या है। तो यहाँ पे
यहाँ पे अमेरिका की न्याय व्यवस्था में बात करें तो न्यायाधीशों की कोई योग्यता नहीं है। न्यायाधीशों के बारे में एक ही कंडीशन है कि राष्ट्रपति जिस भी व्यक्ति को चाहे न्यायाधीश नियुक्त न्यायाधीश के तौर पर उसको अपॉइंट कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। उससे पहले सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। तो सीनेट की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरा संघीय न्यायालय यानी सेकंड लेवल का, ठीक है ना, लेवल 2। तो लेवल 2 में हम बात करें, संघीय न्यायालय पहले नहीं था, पहले ये 2 ही व्यवस्था थी। लेकिन क्या हुआ, जब सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर काम की जिम्मेदारी और भार ज़्यादा आ गया, तब संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। अब संघीय न्यायालय के अंदर आप ध्यान रखेंगे, ये जो न्यायालय हैं ये विभिन्न अलग अलग मान लीजिए ये जो है जिले, इन जिलों में जिला न्यायालय, तो अलग अलग जिलों में इन न्यायालयों की क्या करता है, सुनवाई करता है, इनके अपीलीय सुनवाई करता है, इन न्यायालयों का दौरा करता है। तो इस तरह से इसको दौरे वाला न्यायालय भी कहते हैं, जो दौरे पे जाता है। क्या जाता है, दौरे पर, निरीक्षण पर। तो इसके लिए आप लिखे दौरा करने वाला न्यायालय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समझ में आ गया। फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जिला न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बीच की कड़ी हैं, बिल्कुल हैं। इसके अंतर्गत इनमें एक कोलंबिया न्यायालय जिले के लिए कार्यरत है। लेकिन अब यहाँ पे सिंपल से बताऊँ कि इनकी संख्या कितनी है। इनकी संख्या है 11। कितनी संख्या है, 11 संख्या है इन न्यायालयों की, ठीक है ना। और इसके अंदर एक न्यायालय तो स्पेशली अलग से एक ही जिला कोलंबिया के लिए, बाकी जो 10 न्यायालय वो अन्य के लिए काम करते हैं, 20 प्रदेश के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो आगे ये बात आती है कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्यभार को हल्का करने के लिए अपीलीय न्यायालय की स्थापना की गई है, अपीलीय यानी संघीय न्यायालय की। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के कार्य को क्या करता है, कार्यों में सहयोग। क्या करेगा, सहयोग। किसके कार्यों में, सुप्रीम कोर्ट के कार्यों में सहयोग करने के लिए स्थापना की गई है। नेक्स्ट बात करें तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इसे प्राप्त नहीं है। प्रारंभिक मतलब किसी मामले की, मुकदमे की पैरवी यहाँ पे नहीं की जाती है। मुकदमे की शुरुआत यहाँ पे होती है, यहाँ पे तो अपील होती है। क्या होती है, तो इसको हम कहेंगे अपीलीय न्यायालय। क्या कहेंगे, अपीलीय न्यायालय। अपीलीय न्यायालय तो किनके विरुद्ध अपील सुनता है, जिला न्यायालयों के। जिला न्यायालयों के संबंध में अपील सुनने का अधिकार है वह संघीय न्यायालय के हैं, ठीक है। और अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे इसके अंतर्गत, इन न्यायालय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कमीशन, संघीय सुधार परिषद, ठीक है, और न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार इन्हें प्राप्त है। यानी सिंपल से ध्यान रखें, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार इन्हें भी है, न्यायिक पुनरावलोकन। बट सिंपल सी बात ये देखना है कि जिला न्यायालयों की अपील की सुनवाई सेकंड स्टेज पर संघीय न्यायालय में की जाती है। क्लियर है। अब इसमें कोई डाउट है तो आप बता दीजिए, कितने हैं, संघीय न्यायालय बता दिया। अब न्यायाधीश कितने हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो न्यायाधीशों के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि न्यायाधीशों की संख्या यहाँ पे 3 से लेकर 9 तक होती है। कोई भी संघीय न्यायालय में है, संघीय न्यायालय, तो इन संघीय न्यायालय में एक न्यायालय के अंदर 3 से लेकर 9 न्यायाधीश हो सकते। कितने, 3 से लेकर 9 न्यायाधीश हो सकते हैं। अपीलीय न्यायालय के में किसी विवाद की सुनवाई में कम से कम 2 न्यायाधीश होना जरूरी है। जिला न्यायालय और संघीय अपीलीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बात करें इन दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी सहमति पर, सीनेट की सहमति पर। अब हम आ जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो है ना, आप एंड तक देख लीजिए, आपको ये एग्जाम में प्रश्न जरूर मिलेगा और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। बेशक बिंदास पूरा का पूरा आंसर आप कर सकते हो अगर सही से आपने समझा है तो हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1789 में। तो सबसे पहले तो इसकी स्थापना की गई थी न्यूयॉर्क में। कहाँ की गई, न्यूयॉर्क में की गई। न्यूयॉर्क के बाद ये जो सर्वोच्च न्यायालय वो बदल के आ गया था फिलाडेल्फिया में। कहाँ आ गया फिर, फिलाडेल्फिया।
फिलाडेल्फिया के बाद वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? वाशिंगटन। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय, अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर मतलब वाशिंगटन में। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय तो एक ही होता है और वो कहाँ पे है? वाशिंगटन में। रचना के अंतर्गत मैं बताऊं तो सबसे पहले इसके अंतर्गत जो न्यायाधीश होते थे, न्यायाधीश वो 5+1, एक मुख्य न्यायाधीश 5 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या में परिवर्तन हुआ और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीश से यानी टोटल 1+8 कितने न्यायाधीश है? 9। तो वर्तमान में अमेरिकी न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 9 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश बाकी अन्य न्यायाधीश। ठीक है, अब बात करते हैं वर्तमान की परिस्थितियों की बात होने के उपरांत इनकी नियुक्ति। तो इनकी नियुक्ति के बारे में जस्ट मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन सीनेट की सहमति पर। किसकी सहमति? सीनेट की सहमति पर। जब सीनेट कहेगा तभी इसकी नियुक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि नियुक्ति के संबंध में कुछ कन्फ्यूजन था, लेकिन 1970 की कन्फ्यूजन के बाद इसको सुधार कर दिया गया। अब इनका वेतन कितना दिया जाता? सबसे जरूरी है वेतन और पदच्युति। तो ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन होता है $40,000, बाकी अन्य न्यायाधीशों का $35,000। तो ये होता है मुख्य न्यायाधीश का, बाकी ये अन्य न्यायाधीश का। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करें आगे तो आपको बता देते हैं कि इनको जो ये पेमेंट मिलता है ना, ये पेमेंट भी कर लिया जाए, इसके ऊपर भी टैक्स लगता है। ठीक है, अब पदच्युति या कार्यकाल, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वह आजीवन होते हैं। क्या होते हैं? आजीवन पद प्राप्त होता है, आजीवन। ठीक है, इन्हें हटाने का सिर्फ एक ही कारण है, वो भी है महाभियोग। क्या है? महाभियोग। बाकी इनको इनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। ये अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से पदत्याग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया था। ओके, तो अब हम बात करें महाभियोग। तो महाभियोग भी कहाँ कैसे चलाया जाता है पहले ही बता दिया है कि कांग्रेस के दोनों सदन, यहाँ पे हम बात करें प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में अलग अलग। जैसे सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बात कर दूँ राष्ट्रीय सभा यानी प्रतिनिधि सभा है, वहाँ पे महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। यहाँ से पास होने के बाद 2/3 बहुमत से पास होने के बाद सीनेट में जाता है। सीनेट में इसकी जांच की जाती है और सही प्रूफ की जाती है। तो यहाँ पे भी महाभियोग उसके खिलाफ 2/3 बहुमत से पास होने के बाद वो जो न्यायाधीश से पद से हट जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, हम बात करें संघीय न्यायालय की, तो संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों को अब तक 9 बार हटाया गया है। कितनी बार? 9 बार हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, यानी संघीय न्यायालय के न्यायाधीश अब तक 9 बार हटाए जा चुके हैं महाभियोग के दौरान, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक बार भी नहीं हटाए गए। एक व्यक्ति भी यानी एक के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, उसका नाम है सैमुअल चेंज, लेकिन इसके खिलाफ ये पास नहीं हुआ था। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब कार्यविधि की बात करें तो आपको बता देते हैं सर्वोच्च न्यायालय है वह अपीलीय न्यायालय है। इनके मुकदमों की सुनवाई यहाँ पे होती है और यहाँ की सुनवाई यहाँ पे होती है। बाकी जितने भी मसले होते हैं उनकी सुनवाई भी डायरेक्ट भी की जा सकती है, या जो सर्वोच्च न्यायालय है कुछ मामले यहाँ से मंगवा भी सकता है। सर्वोच्च न्यायालय है वह सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय होता है, अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें इस न्यायालय की टोटल न्यायाधीश कितने होते हैं? 9। तो गणपूर्ति कितनी होती है? गणपूर्ति, तो गणपूर्ति में ध्यान रखेंगे 6। कोई भी मामले पर कहते हैं कि न्याय लेना है तो इसके लिए कितने न्यायाधीश होने जरूरी है? 6 न्यायाधीश होने जरूरी है। उसमें भी बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है और अभियोग का निर्णय बहुमत से ही होता है। अब बात करें, ये क्लियर हो गया, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल। फिर बात करेंगे क्षेत्राधिकार। क्या बात करेंगे? क्षेत्राधिकार कि सर्वोच्च न्यायालय का क्या क्षेत्राधिकार है, पावर है,
वो हम देखेंगे। तो ये समझ में आ गया, हम आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़े क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का। तो सबसे पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है कि यहाँ पे आप डायरेक्टली सुनवाई के लिए जा सकते हैं। तो दो कंडीशन में आप जा सकते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वे सभी विवाद जिनमें राजदूत, अन्य सार्वजनिक मंत्री, वाणिज्य दूत या विदेशी प्रतिनिधि हो, इनको लेकर कोई विवाद होता है तो सीधे यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरा पहले राजनयिकों को लेकर, दूसरा मैं कहूँ संघीय राज्यों या संघीय राज्य मतलब संघ और राज्य। यहाँ पे कहने का मतलब है संघीय राज्य यानी संघ सरकार, संघ एक केंद्र सरकार, संघीय सरकार यानी केंद्रीय राज्य और उनके जो अलग राज्य उनके बीच विवाद हो, या राज्यों राज्यों के बीच में विवाद हो, तो उसके लिए सीधे तौर पे सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय की जाएगी। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब मैंने सबसे पहले ये बता दिया है कि निम्न स्तर सभी न्यायालयों की अपील यहाँ पर होती है। समझ में आ गया? यानी जितने भी जैसे जिला न्यायालय, संघीय न्यायालय, उनके विरुद्ध जो अपील है वो कहाँ सुनी जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जाएगी। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करें अपील सुनने का भी, इसकी सर्वोच्च न्यायालय की मर्जी है कौन सा मैटर है जिस पर अपील सुननी चाहिए, कौन से मैटर पे सर्वोच्च न्यायालय के पास मैटर नहीं जाना चाहिए। यानी कभी कभार तो सर्वोच्च न्यायालय ही निचली अदालत के पास से विवाद अपने पास मंगवा सकता है, या कुछ कभी कभार अगर उनको लगता है कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है तो उन अपीलों की सुनवाई ये नहीं करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट न्यायिक पुनरावलोकन। वैसे आपको पता होगा न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति भारतीय संविधान के अंतर्गत है वह भी अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन का मीन्स ये होता है कि सरकार द्वारा बनाए कानूनों की जांच करना एवं अनुचित होने पर कानून को रद्द करना। समझ में आ गया? यानी सीनेट के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा ऐसा कोई कानून बना दिया गया है जो उचित नहीं है, तो इस तरह के कानून की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच की जाएगी और जांच करने के उपरांत पता लगा कि अनुचित है, गलत कानून बना है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसके कानून को रद्द कर सकता है। ये पावर होता है न्यायिक पुनरावलोकन। समझ में आ रहा है क्यों ना? लेकिन खुद सर्वोच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय हैं वह किसी कानून की जांच नहीं करता है। मान लीजिए मुझे किसी कानून से दिक्कत है तो मैं उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जाऊंगा या अन्य न्यायालय जाऊंगा, तो तब वह किसी कानून की जांच करता है, अदरवाइज खुद सेल्फ नहीं करेगा। ये ध्यान रखना है। ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में ये जो चीज़ है वो, यानी ये जो व्यवस्था है, इसको एक चीज़ ध्यान रखना कि क्या संविधान के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है। कहने का मतलब है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वह मिस यूज तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना इसके बीच में कन्फ्यूजन भी है।
अब एक प्रश्न ये जरूर आता है कि न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति अमेरिका में कब से शुरू हुई थी? 1803 में अमेरिका में विवाद हुआ था, बाबरी बनाम मेडिसन। बाबरी बनाम मेडिसन, बाबरी बनाम मेडिसन विवाद के बाद ये प्रचलन में आ गया और उस समय से ये न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग होने लग गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब न्यायिक पुनरावलोकन है वो बहुत ज़रूरी भी है और आलोचना भी है। आलोचना क्यों? जैसे कहा जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन का कोई संवैधानिक आधार नहीं, मतलब संविधान में इतना कोई विशेष महत्व नहीं दिया हुआ है इसका। ठीक है, थोड़ा जिक्र जरूर किया गया है लेकिन इसका कोई मौलिक आधार नहीं है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय राजनीति से प्रेरित हो। कभी कभी क्या है कि सरकार न्यायालय से संपर्क में आ जाए तो इस तरह से न्यायिक कुल मिलाकर कभी कभी अब सरकार अपनी मर्जी भी थोप सकती है और जो न्यायपालिका है वो राजनीति से प्रेरित होकर भी न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग कर सकती है, यानी फायदे का नुकसान भी हो सकता है। और जब भी हम बात करें न्याय करना है तो यानी सरकार है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए कानून बनाती है, लेकिन बार बार जब न्यायालय कानून की जांच करेगा और हर बार कोई ना कोई कानून रद्द करता जाएगा तो सरकार उन्नति नहीं करेगी। यानी इस तरह से हम कहें कि न्यायिक पुनरावलोकन प्रगति में बाधक है। क्या है? बाधक है। और इस तरह से ये इनकी नियुक्ति, इनके ऊपर नियंत्रण है वो कांग्रेस का रहता है, तो क्यों ना इसको तरह से सदन भी कहा जाए। ये चीज़ यहाँ पे होती है। लेकिन अगर सही से फाइनली के देखें न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व काफ़ी है। क्यों महत्व है? क्योंकि इसके द्वारा सरकार की मनमानी रोकी जाती है। सरकार कोई गलत कानून न बनाए, क्योंकि सरकार गलत कानून बनाती है तो उसको पता है न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा न्यायपालिका कानून को रद्द कर देगी, तो सरकार को लिमिटेशन में रखती है। संविधान की रक्षा करने का दायित्व इनको सौंपा गया है और साथ ही साथ नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा की जिम्मेदारी, उनके अधिकारों की जिम्मेदारी न्यायालय को दी है। तो न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा सरकार की कमियों की यहाँ पे छानबीन होती है। एंड लास्ट में कहें तो संविधान को गतिशीलता प्रदान की जाती है। संविधान को गतिशीलता प्रदान की जाती है। तो एक ही वीडियो में बहुत सी अच्छी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई है और इससे संबंधित अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अदरवाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।